जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट में। हम लोग क्वालिटी पढ़ रहे हैं घटना चित्र की बुक से। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय कैलेंडर पढ़ेंगे। देखते हैं अपना राष्ट्रीय कैलेंडर, फिर उसके बाद आगे ऐसे जो भी टॉपिक्स हैं इस बुक में। ओके, चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय कैलेंडर जो है हमारा, वो शक संवत पर आधारित। ध्यान देना, किस पर आधारित है? शक संवत पर। सबसे पहले नंबर तो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर जो है किस पर आधारित है? शक संवत पर। और ये राष्ट्रीय पांचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय पंचांग है, जो कि 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। और ये किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। ओके दोस्तों, ध्यान देना। आगे बढ़ते हम लोग। इसका पहला महीना जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, इसका पहला महीना जो होता है वो चैत्र है, जो कि सामान्य वर्ष में 22 मार्च को तथा लीप ईयर में 21 मार्च को शुरू होता है। ध्यान देना, जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है जो कि शक संवत पर आधारित है, जो शक संवत है हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर, उसका पहला महीना जो है चैत्र है, जो कि सामान्य वर्ष में, मतलब उसका पहला महीना चैत्र है जो कि सामान्य वर्ष में 22 मार्च को तथा लीप ईयर में 21 मार्च से शुरू होता है। ओके दोस्तों, ध्यान देना। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, जिसका जो है साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। टाइग्रिस। ओके, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और बाघ का जो है साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। ओके दोस्तों, ध्यान देना। मोर जो है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और इसका जो है साइंटिफिक नेम क्या है? पाओ क्रिस्टेटस। पाओ क्रिस्टेटस, ध्यान देना दोस्तों। ओके, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया है। गंगा नदी को किस नदी के रूप में घोषित किया गया है? राष्ट्रीय नदी के रूप में। ओके दोस्तों, ध्यान देना। राष्ट्रीय जलीय जीव जो है ये गंगा डॉल्फिन को माना गया है। राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो गंगा डॉल्फिन है। ध्यान देना। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पर पशु का दर्जा प्रदान किया गया है। ध्यान देना दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। गंगा नदी राष्ट्रीय नदी के रूप में और जलीय जीव के रूप में गंगा डॉल्फिन है। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में माना गया है। ओके दोस्तों, ध्यान देना। आगे बढ़ते हम लोग, आगे देखते हैं पंचायती राज। देखते हैं अपना अगला टॉपिक पंचायती राज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ध्यान देना। सबसे पहले नंबर तो पंचायती राज जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 के का सेड़ा तक तथा 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। ध्यान देना दोस्तों, पंचायती राज जो है किस संविधान संशोधन से हमारे संविधान में जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। ध्यान देना दोस्तों। ओके, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज जो है संविधान के भाग 9 के अंतर्गत जो है जोड़ा गया है। और किस अनुच्छेद से, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 में। 243 में कासेड आता है। ओके दोस्तों, ध्यान देना। और किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में है। ध्यान देना दोस्तों। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। ध्यान देना दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था जब लागू हुई थी उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो उसमें प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। और ये सबसे पहले कहाँ लगा था दोस्तों? राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस स्टेट में लगी थी? राजस्थान स्टेट में। और किस जिले में? राजस्थान के नागौर जिले में। ध्यान देना, 2 अक्टूबर 1959 को। ओके दोस्तों, ध्यान देना। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ किया गया। ध्यान देना दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था जो है सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में लगी थी 2 अक्टूबर 1959 को। और आंध्र प्रदेश जो है दूसरा राज्य है जहां पर 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ किया गया। ध्यान देना दोस्तों। ओके, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को त्रिस्तरीय ढांचे, मतलब 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो हमारा पंचायती राज है वो त्रिस्तरीय ढांचा है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, खंड स्तर पर पंचायत समिति होती है तथा जिला स्तर पर जिला परिषद होता है के गठन की व्यवस्था की गई है। ध्यान देना दोस्तों, जो पंचायती राज व्यवस्था है ये त्रिस्तरीय है। ओके दोस्तों, ध्यान देना। और ये किसकी कमेटी की अनुशंसा पर लागू हुआ था? बलवंत राय मेहता की। ओके दोस्तों, ध्यान देना। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ समितियां हैं, ध्यान देना दोस्तों। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में बनी थी। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। अशोक मेहता समिति 1977 में। अशोक मेहता समिति जो थी ये द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को प्रमोट करती, जबकि बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय। ध्यान देना दोस्तों।
जी.भी. के राव समिति 1985 में, एल.एम. सिंघवी समिति ये जो है 1986 में और पी.के. थुंगल समिति 1988 में। ध्यान देना दोस्तों, ये पाँचों पॉइंट याद रखना आप लोग। इसमें से 4 कोई ऑप्शन में देता है, उसको मिलान करने के लिए एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है। मतलब पूछ लेगा बलवंत राय मेहता समिति ये किस सन में बनी थी? 1957 में। अशोक मेहता समिति 1977। ध्यान देना 1957 में अगर आप 20 जोड़ेंगे तो 1977 हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय थी, अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय थी। समझ लो 2 के आगे एक जीरो लगा देंगे, 20 ऐड कर देंगे तो 1957 में 77 हो जाएगा। तो इससे ये डेट याद हो जाएंगे। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, फिर जी.भी. के राव समिति 1985 में, फिर एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में। ध्यान देना 85 जी.भी. के राव समिति और 1986 एल.एम. सिंघवी समिति। फिर इसके 2 साल बाद पी.के. थुंगल समिति थी जो कि 1988 में। ओके दोस्तों, ध्यान देना ये डेट याद रखना बहुत ही जरूरी है। ओके दोस्तों, महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ध्यान देना दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण दिया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण व्यवस्था है। ओके दोस्तों, ध्यान देना। पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। समय पूर्व पंचायत भंग होने पर निर्वाचन 6 माह के अंदर करवाना अनिवार्य हो जाता है। मतलब जो पंचायतों का कार्यकाल है ये 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। अगर समय से पूर्व मतलब 5 वर्ष से पहले अगर किसी भी वजह से पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर जो है चुनाव दोबारा करवाना अनिवार्य होता है। दोस्तों ध्यान देना, 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल 29 विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों दोस्तों, ध्यान देना। पंचायत को मतलब जो पंचायती राज व्यवस्था है ये सबसे पहले नंबर 11वीं अनुसूची में है और उसमें कुल कितने विषय हैं? टोटल 29 विषय है। ध्यान देना 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषयों का वर्णन किया गया जिसमें पंचायतों को कानून बनाने का शक्ति का प्रदान किया गया है। दोस्तों ध्यान देना 29 विषय है 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था में। ध्यान देना, आगे बढ़ते हम लोग अब नगर पालिकाएं देखते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग 9 का में जो है अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 या छातक तथा 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ध्यान देना दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन नगर पालिकाएं किस अनुसूची में है? नगर पालिकाएं 12वीं अनुसूची में है। और नगर पालिकाएं किस संविधान संशोधन द्वारा ऐड की गई? 74वें संविधान संशोधन द्वारा। ध्यान देना, नगर पालिकाएं 74वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड की गई और ये किस अनुसूची में है? यह 12वीं अनुसूची में है। और किस भाग में है? भाग 9 का में है। और किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 ता से अनुच्छेद 243 या छा तक। ध्यान देना दोस्तों, 4 पॉइंट ध्यान देना दोस्तों। नगर पालिकाएं 74वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में ऐड की गई, किस भाग में है? भाग 9 का में है। किस अनुच्छेद में है? 243 ता से 243 या छा तक। और किस अनुसूची में है? 12वीं अनुसूची में है। ध्यान देना दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नगर पालिका मुख्यतः 3 प्रकार की है: नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम। ध्यान देना दोस्तों, नगर पालिका जो है 3 प्रकार की है मुख्यतः: नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए भी 1/3 आरक्षण मतलब फिक्स किया गया। ध्यान देना दोस्तों, ग्राम पंचायत समिति में भी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण है और नगर पालिकाओं में भी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण है। ओके दोस्तों, ध्यान देना। नगर पालिकाओं का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सर्वप्रथम 1688 ईस्वी में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान देना। सबसे पहले नगर पालिका जो है किस स्टेट में लागू हुई थी? मद्रास में लागू हुई थी दोस्तों, ध्यान देना। और किस सन में? 1688 में। ध्यान देना दोस्तों, 1688 में मद्रास में नगर निगम की स्थापना सबसे पहले की गई थी। ओके दोस्तों, ध्यान देना। आगे बढ़ते हम लोग, अब देखते अपने लोक सेवा आयोग। ओके, यहाँ से आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बन जाता है कि जो लोक सेवा आयोग है मतलब जो यूपीएससी है ये किस अनुच्छेद में है? 315 में है। सबसे पहले तो ये ध्यान देना, अनुच्छेद 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई। ध्यान देना दोस्तों, यूपीएससी और स्टेट पीएससी जो होती हैं ये अनुच्छेद 315 के तहत ही की गई हैं। दोस्तों ध्यान देना, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ध्यान देना दोस्तों, संघ और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों मतलब जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं और सदस्य जो होते हैं
उनका कार्यकाल जो है कितने समय के लिए होता है दोस्तों? 6 वर्ष के लिए होता है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है अथवा 65 वर्ष की आयु तक हो, जो भी पहले पूरा हो। मतलब मान लीजिए कोई भी अगर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या फिर जो अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रपति उनकी नियुक्त करता है, तो उनका कार्यकाल जो है नॉर्मली 6 वर्ष के लिए होता है या फिर 65 वर्ष पूर्व। मतलब इसमें से जो पहले कंप्लीट होगा उतना कार्यकाल उनका रहेगा। अगर किसी की आयु 65 वर्ष हो गई और उसका मान लो 4 साल ही उसको हुए होंगे उस पद पर, तो भी वो रिटायर हो जाएँगे। ओके दोस्तों, ध्यान देना। 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरा होगा वही होगा। ओके दोस्तों, ध्यान देना। अब निर्वाचन आयोग देखते हैं अपना, इलेक्शन कमीशन। ये इससे क्वेश्चन दोस्तों बनता है, सबसे पहले क्वेश्चन इससे ये बनता है कि निर्वाचन आयोग जो है, जो इलेक्शन कमीशन है, ये संविधान के किस भाग में है? तो ये संविधान के भाग 15 में है, ध्यान देना दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत का निर्वाचन आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 15 में है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 में है, जिसमें इलेक्शन कमीशन का वर्णन किया गया, मतलब निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया। तो अनुच्छेद 324 में है और किस भाग में है? संविधान के भाग 15 में है दोस्तों, ध्यान देना। तो निर्वाचन आयोग जो है संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 329 तक जो है निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, ध्यान देना दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 324 में है और किस भाग में है? भाग 15 में है, ध्यान देना दोस्तों। ओके, निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जिस एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है दोस्तों, ध्यान देना। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और इन तीनों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है, ध्यान देना। अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है, ध्यान देना दोस्तों। निर्वाचन आयोग की क्या-क्या जिम्मेदारी होती है? अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की ही होती है, ध्यान देना दोस्तों। किसकी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है? संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति। ओके दोस्तों, ध्यान देना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले पूरा होगा वही होगा, ध्यान देना दोस्तों। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं या फिर अन्य जो 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनका कार्यकाल जो है या तो 6 वर्ष होगा या फिर 65 वर्ष आयु, मतलब जो भी इसमें पहले पूरा होगा। ओके दोस्तों, ध्यान देना। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है। निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? ऑप्शन दे देगा, संवैधानिक संस्था, एक विधिक संस्था, एक उपर्युक्त दोनों या एक उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप हमेशा मारेंगे निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है, ध्यान देना दोस्तों। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 8 है, ध्यान देना दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? तो टोटल 8 है जो मान्यता प्राप्त है राष्ट्रीय राजनीतिक दल। और ये कौन-कौन से दोस्तों? सबसे पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा। दूसरा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, ये कमल का फूल है, ये भी रूलिंग पार्टी है। तीसरा बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ध्यान देना दोस्तों, ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। इसका जो है चिन्ह क्या है? हाथी है, लेकिन असम को छोड़कर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हंसिया और बाली। पांचवा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो कि मार्क्सवादी है, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हंसिया, हथौड़ा और तारा। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ये घड़ी है दोस्तों, ध्यान देना। ये एक इंडियन नेशनल कांग्रेस है और ये राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ध्यान देना दोस्तों, दोनों अलग हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हाथ का पंजा है, और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? घड़ी है। सातवां अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, इसका जोड़ा फूल है। और नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसका पुस्तक है, ध्यान देना दोस्तों। 7 जून 2019 को निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान की गई हैं, जो इतनी है 7 जून 2019 द्वारा है, ठीक है, ध्यान देना दोस्तों। टोटल 8 जो है राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो कि मान्यता प्राप्त है, ध्यान देना दोस्तों। आगे बढ़ते हम लोग, अब देखते हैं प्रमुख संविधान संशोधन कब कब हुए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं संविधान संशोधन से। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं प्रथम संशोधन अधिनियम, जो कि 1951 में हुआ था। प्रथम संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1951 में। संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया।
प्रथम मतलब संविधान में जो 9वीं अनुसूची है, ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया दोस्तों? तो ये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और ये प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ध्यान दो दोस्तों। अब 9वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? इस अनुसूची में उल्लिखित विषयों को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर रखा गया। ध्यान देना दोस्तों, जो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस अनुसूची में जो उल्लिखित विषय है उसको सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर रखा गया है। ध्यान देना दोस्तों। अब जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन दोस्तों वही इस बुक में दिया हुआ है, तो हम लोग वही पढ़ेंगे। हम लोग टोटल एक घटनाचक्र की पॉलिटी की बुक ही पढ़ रहे हैं दोस्तों। आप लोग विश्वास मानिए, अगर इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका संविधान से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी दोस्तों। ध्यान देना। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1975 में होता। सबसे पहले ये ध्यान रखना है। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में होता। इसमें क्या हुआ था कि जो भारतीय संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ध्यान देना दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि जो भारतीय संघ में सिक्किम है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। ध्यान देना। अब 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ओके, ध्यान देना। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में बहुत ज़्यादा संशोधन हुए थे, बहुत से संशोधन हुए थे। ध्यान देना। इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान देना। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। भाग 4 का में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ही नागरिकों के जो मूल कर्तव्य है, जो हमारा मूल कर्तव्य है, जो कि भाग 4 का में है, वो जोड़ा गया था दोस्तों। ध्यान देना। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। ये भी ध्यान देना दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया, ये किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ध्यान देना दोस्तों। अब आगे बढ़ते हम लोग 44वां संविधान संशोधन अधिनियम देखते हैं। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हुआ था। सबसे पहले ध्यान देना दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1978 में हुआ था। इसमें क्या था दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति प्रदान की गई। ध्यान देना दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति किस संविधान संशोधन द्वारा दी गई? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ध्यान देना। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। ध्यान देना दोस्तों, जो राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में पहले आंतरिक अशांति थी, उस शब्द के स्थान पर क्या रखा गया? सशस्त्र विद्रोह। ध्यान देना दोस्तों, क्या रखा गया? सशस्त्र विद्रोह। संपत्ति के अधिकार को प्राप्त मूल अधिकार का दर्जा समाप्त कर दिया गया। मतलब संपत्ति का अधिकार जो था, ये पहले मूल अधिकार का दर्जा था, इसको समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा, और इसको विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। और ये किस अनुच्छेद में रखा गया? अनुच्छेद 300A में रखा गया। ध्यान देना दोस्तों। ओके, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा पहले प्राप्त था, इसको समाप्त करके विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। 21 संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ध्यान देना। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। ध्यान देना दोस्तों, राष्ट्रीय आपात के दौरान केवल 2 ही अनुच्छेद है जो कि निलंबित नहीं होते। वे कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 है। इसको किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है ये अधिकार? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ध्यान देना। अब अगला देखते हैं हम लोग 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये कब हुआ था? 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 1985 में हुआ था। इसमें क्या दोस्तों? इसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था है। इसके लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ध्यान देना दोस्तों, 52वें संविधान संशोधन
1985 द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 10वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? दल बदल संबंधी प्रावधान है, ध्यान देना दोस्तों, दल बदल संबंधी प्रावधान, ओके, 10वीं अनुसूची में है। और 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, ओके, ध्यान देना। अब आगे बढ़ते हम लोग 61वां संविधान संशोधन देखते हैं। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में हुआ था। इसमें क्या है दोस्तों? नागरिकों के मतदान करने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, ध्यान देना दोस्तों। 61वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ था। और इसमें क्या था दोस्तों? जो नागरिकों के मतदान करने की उम्र थी वो 21 वर्ष से घटाकर कितना की गई दोस्तों? 18 वर्ष की गई, ध्यान देना। 21 वर्ष से मतदान करने की उम्र 18 वर्ष की गई, ध्यान देना दोस्तों। अगला संविधान संशोधन देखते हैं हम। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम ये कब हुआ था? 1991 हुआ था, ध्यान देना दोस्तों। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में हुआ था। इसमें क्या है दोस्तों? संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा, ध्यान देना दोस्तों। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया। इसके अलावा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था की गई। इसके अलावा क्या था? दिल्ली के लिए एक 70 सदस्यीय विधानसभा की भी व्यवस्था की गई। आगे देखते हैं हम लोग 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था दोस्तों? 1992 हुआ था। संविधान में भाग 9 तथा 11वीं सूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ध्यान देना दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन आपके बार बार बनता है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिया गया दोस्तों, ध्यान देना। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में संविधान में भाग 9 जोड़ा गया तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ध्यान देना दोस्तों। आगे बढ़ते हम लोग 74वां संविधान संशोधन अधिनियम देखते हैं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1992 में हुआ था। संविधान में भाग 9 का तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था दोस्तों? संविधान में भाग 9 का तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, ध्यान देना दोस्तों, ओके, ध्यान देना, ओके। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देना। प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, ध्यान देना दोस्तों। अब अगला देखते हैं हम लोग 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 2003 में हुआ था। इसके द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया दोस्तों, ध्यान देना। जो कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। मतलब जो मंत्रिपरिषद है, मतलब जो मंत्रिमंडल है, मतलब कितने मंत्री होंगे लोकसभा में, जितनी सीटें होंगी दोस्तों, उसके 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। ये 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निश्चित किया गया, ध्यान देना। अगला बढ़ते हम लोग, अब देखते हैं 97वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2011 में हुआ था। इसमें क्या है दोस्तों? सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बन गया, ध्यान देना दोस्तों। सहकारी समिति बनाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बन गया। यह किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया दोस्तों? 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, ध्यान देना। अब अगला देखते हैं हम लोग 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये 2016 में हुआ था, ध्यान देना दोस्तों। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस सन में हुआ था? 2016 में हुआ था। इसके तहत क्या था दोस्तों? वस्तु एवं सेवा कर, मतलब जिसको जीएसटी बोलते हैं, से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए, ध्यान देना दोस्तों। जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम ये कब हुआ था? 2016 में हुआ था, ध्यान देना दोस्तों। अगला बढ़ते हम लोग 102वां संविधान संशोधन अधिनियम देखते हैं। ये किस सन में हुआ था? 2018 में हुआ था। इसमें क्या था दोस्तों? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ध्यान देना दोस्तों। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग को संवैधानिक दर्जा 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा किया गया, ध्यान देना दोस्तों के। आगे बढ़ते हम लोग
अगला देखते हैं 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें क्या है दोस्तों, सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम क्या है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस का प्रावधान किया गया जिसमें 10% आरक्षण मिलता है, ध्यान देना दोस्तों। ओके। और 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में था। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि तथा लोकसभा एवं राज्यसभा में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि संबंधी उपबंध का समापन। ध्यान देना दोस्तों। सबसे पहले नंबर ध्यान देना दोस्तों, 101, 102, 103, 104 इसको लगातार ऐसे याद कर लीजिए दोस्तों। 101वें संविधान संशोधन में क्या है दोस्तों, जीएसटी का प्रावधान है। 102वां संविधान संशोधन में ओबीसी है। 103वें संविधान संशोधन में ईडब्ल्यूएस है, ध्यान देना दोस्तों। 101वां जीएसटी, 102 ओबीसी, 103 ईडब्ल्यूएस और 104 में एसटी एससी है दोस्तों। लोकसभा एवं राज्यसभा में जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण जो है वो 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, और जो आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि संबंधी प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया गया, ध्यान देना दोस्तों। फिर 105वां संविधान संशोधन अधिनियम ये 2021 में हुआ। यह अधिनियम सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने एवं निर्दिष्ट करने हेतु राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को पुनर्स्थापित करता है, ध्यान देना दोस्तों। टोटल 105 संविधान संशोधन हुए। 105वां क्या है, यह 2021 में था। यह अधिनियम सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने एवं निर्दिष्ट करने हेतु राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को पुनर्स्थापित करता है, ध्यान देना दोस्तों। ओके, पॉलिटी हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले देखेंगे विश्व का भूगोल, फिर भारत का भूगोल। ओके दोस्तों, ध्यान देना। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।